हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था जो हेनरी फयोल्स के द्वारा दिया गया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर्स के बारे में और उनके द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन किया गया था। पहले हम बात करते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिनका जन्म 20 मार्च 1856 को हुआ था। ओके, टेलर्स मेजर कंट्रीब्यूशन वाज हिज 2 बुक्स। वो 2 बुक कौन सी हैं? शॉप मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये 2 बुक्स हैं जो कंट्रीब्यूट किया गया है टेलर के द्वारा। एक बुक जो है शॉप मैनेजमेंट, जिसको पब्लिश किया गया था 1903 में, और एक बुक है जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको पब्लिश किया गया था 1911 में। ओके, और एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था एफ.डब्ल्यू. टेलर का। अब हम बात करते हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन पर्सनल in order to increase output and improve its quality and reduce cost। अगर हम बात करते हैं टेलर की, तो टेलर ने कंट्रीब्यूट किया है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड ओके टूल्स, मेथड और ट्रेन पर्सन की इफिशियंसी और आउटपुट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या हम क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और हम कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एंड द वेज थ्रू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। टेलर ने ये बोला है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है, आप उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे कर सकते हो, या आपको कैसे करना चाहिए जितने भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं। हेंस इट स्ट्रेचेस दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी। ओके, दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालाइज। टेलर ने बोला कि हमेशा एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को हम डेवलप कर सकते हैं। और वो मेथड हमें कैसे डेवलप करना होगा? थ्रू स्टडी एंड एनालाइज। हमें चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा और उसको स्टडी करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन मैक्सिमाइज आवर इफिशिएंसी। द वन मोर थिंग इज हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। हम कैसे अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टेलर ने बोला है कि आप जो ह्यूमन एक्टिविटी करते हो, उस एक्टिविटीज़ को आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तब हम देख पाएंगे कि जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है वो किस इफिशियंसी के साथ अपने काम को पूरा कर रहा है। इसी चीज़ को टेलर ने बोला कि आप कलेक्टिवली एक जगह पीपल को जमा करके आप उन्हें एक काम दे रहे हो, लेकिन अगर आप उसी काम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दोगे और आप वहाँ पे साइंटिफिक मेथड को यूज़ करोगे, साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करोगे, देन आप वहाँ पर इंक्रीज कर पाओगे आउटपुट को, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाओगे, और एट द सेम टाइम आप कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओगे। Now we have principle of scientific management. The first principle we have is science, not rule of thumb. ओके, साइंस है ये, ना ही कि रूल ऑफ थंब है।
देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच। हम अगर पहले की बात करते हैं तो आज जो हम टेक्नोलॉजी, जो इक्विपमेंट, जो टूल्स, जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, हम पास्ट में उन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे थे। हम पास्ट में उन सारी चीज़ों को के माध्यम हम इन सारी चीज़ों के माध्यम से प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे पास्ट में, तो हम ओल्ड मेथड के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे थे। ओल्ड मेथड के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने का काम कर रहे थे। लेकिन जब से साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक तरीके से अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और साइंटिफिक मशीनरी और साइंटिफिक तरीके से हम अपने प्रोडक्शन को लेकर के चलेंगे, देन ओनली वी कैन अचीव आवर टारगेट। वहाँ भी हम अपने टारगेट को अचीव कर रहे थे, यहाँ भी हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा कि वहाँ पर हमारा जो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर हम साइंटिफिक मेथड के थ्रू किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पर हम वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब। कैसे हम ओल्ड रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करेंगे? साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू हम करेंगे। साइंटिफिक मेथड के थ्रू हम कैसे जाएंगे? थ्रू स्टडी और एनालाइज। वी शुड बी कंस्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी। हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए किन चीज़ों का डिमांड है, हम कौन से न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने बिजनेस को लेकर के आगे जा सकते हैं, विच मेक द वर्क ईजियर एंड क्विकर। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के अपने कामों को करते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने काम को लेकर के चलेंगे तो हम उस काम को कम समय में पूरा कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। ईजियर, आराम से करेंगे और जल्दी से कर लेंगे। अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर उस कंपटीशन में हमें सरवाइव करना है या उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें सरवाइव करना है तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं वो बेटर टेक्नोलॉजी है या नहीं है। अगर मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ओल्ड मेथड से प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, मुझे उन मशीनरी की आवश्यकता है जो आज दूसरे कंपनीज यूज़ कर रही हैं। हम अगर वो टेक्नोलॉजी या वो इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं जो दूसरी कंपनीज कर रही हैं तो हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन हम उसमें क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हमारे जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है हम उसे मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो वेस्टेज को मिनिमाइज करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर बनाना है, अपने काम को जल्दी से और आसान तरीके से करना है। इसके लिए हमें न्यू टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम न्यू टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसी हम ओल्ड मेथड के थ्रू चीज़ों को कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टाइम तक इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू द टाइम चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी चलना पड़ेगा। अगर आप पीछे रहोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी पीछे रह जाएगा। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड थ्रू वर्क स्टडी। साइंटिफिक मेथड जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है ट्रेडिशनल मेथड को और वो बताता है कि आप इसमें कौन कौन सी चेंजेस कर सकते हैं या आपको कौन कौन सी चेंजेस करने चाहिए। अगर आप चेंजेस नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप उसी मेथड से प्रोडक्शन करो और आपके दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो बेटर क्वालिटी दे करके आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। द नेक्स्ट वी हैव इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। बिल्कुल पीस होना चाहिए, बिल्कुल जो वर्किंग कंडीशन है वो डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वहाँ पर डिसहार्मोनी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर स्ट्रेस का इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, वो पीसफुल प्रेस होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, एम्प्लॉयज़
और मैनेजमेंट के बीच में बिल्कुल अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अगर हम चाहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो रिलेशन है वो पीस का रिलेशन है या नहीं है, वहाँ पे डिसहार्मोनी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हम किसी को फेवर नहीं कर रहे होंगे, वहाँ पर हम किसी को अगर रिवॉर्ड दे रहे हैं तो वो रिवॉर्ड केवल उसके काम के अनुसार पर होना चाहिए। ओके, it implies that there should be mental revolution on part of managers and workers in order to respect each other role and eliminate any class conflict to realize organizational objective। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी दिया है, हमारा प्रायोरिटी है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका ये ऑब्जेक्टिव है, एज अ मैनेजमेंट मुझे भी ये ध्यान रखना चाहिए और मेरे अंडर जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, तभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को रिक्वायर्ड टाइम के अनुसार पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर अगर मैनेजमेंट है और वर्कर है, दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट अगर एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है या उनके काम को वो इनकरेज नहीं कर रहा है, मोटिवेट नहीं कर रहा है, रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, तो हो सकता है वर्कर्स का जो मेंटल लेवल है या वो जो मेंटली उन पे अगर प्रेशर हम बनाएंगे तो हो सकता है वो काम को पूरा नहीं कर पाए। तो काम को पूरा करवाने के लिए वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर स्ट्रेस वाला माहौल नहीं होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कर पाएंगे। तो टेलर ने यही बताया है कि आप पीसफुली अपने काम को करवा सकते हो। पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले था कि हमें मैनेजमेंट जो था या जो मैनेजर होते थे वो अपने एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया करते थे, केवल वो उनसे काम लिया करते थे और उन्हें वो टारगेट दे करके बोलते थे कि आपने ये काम करना है और इसके बदले में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन वहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते थे, वहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते थे, वहाँ पर हम अच्छा रिलेशन बनाने के बारे में नहीं सोचते थे। अगर मैं एक कंपनी का बॉस हूँ तो मुझे ये इंश्योर करना चाहिए कि मेरे कंपनी में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में अपना स्किल लगा रहे हैं, अपना नॉलेज लगा रहे हैं, तो मुझे भी उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, तभी हम एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देयर शुड बी कंप्लीट कॉर्पोरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, हम अगर बात करते हैं कामों को करने की, तो कामों को हम कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे को सपोर्ट करके। ओके, अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम है, उसका काम है, सबको सपोर्ट दे करके एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर सकते हैं। केवल अगर हम लोग अपने बारे में सोचेंगे तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम कॉर्पोरेशन के थ्रू उस चीज़ को करेंगे और इंडिविजुअलिज्म के थ्रू हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन केवल एक व्यक्ति के द्वारा रन नहीं करता है, केवल एक पर्सन उसको रन नहीं करवाता है या एक पर्सन पूरी एक्टिविटी को पूरा नहीं करता है। नंबर ऑफ पीपल उसमें इंगेज होते हैं और नंबर ऑफ पीपल के द्वारा हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का प्रयास करते हैं। सो कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कंस्ट्रक्टिव सजेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज मस्ट बी इनकरेज्ड। अगर हमारे एम्प्लॉय ने कोई अच्छा सजेशन दिया है तो हमें उस एम्प्लॉय को इनकरेज करना चाहिए। ओके, टेलर ने बोला कि अगर आपके अंडर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और आप एक मैनेजर हो,
तो मैनेजर को अपने वर्कर्स का भी बात सुनना चाहिए। हो सकता है कोई वो अच्छा सजेशन प्रोवाइड कर रहा हो, कोई वो कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा हो जो एक एम्प्लॉय के माइंड में नहीं आ रहा है। हो सकता है वो उसको हेल्प करेगा फ्यूचर डिसीजन लेने में। तो आपके अंडर अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्कर काम कर रहा है और वो वर्कर अपने बॉस को या अपने मैनेजर को या अपने सुपीरियर को कोई एडवाइस देता है, कोई सजेशन देता है, तो उस सजेशन को हमेशा इनकरेज करना चाहिए। उस वर्कर को ऐसा नहीं बोल देना चाहिए कि आप तो कम पोस्ट पर हो, आप तो लोअर पोस्ट पे हो, आप क्यों सजेशन दे रहे हो, आपको सजेशन देने का कोई हक नहीं है, आप तो मेरे पोस्ट पर नहीं हो। तो इन सारी चीज़ों को से बचना चाहिए। डिसिस्ट वर्कर फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड मेकिंग अनरीजनेबल डिमांड। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जो अनरीजनेबल डिमांड करते हैं, जो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। उन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हम तभी बच सकते हैं जब हम मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, एक हार्मोनी रिलेशनशिप होगा, एक पीसफुल वर्किंग कंडीशन होगा जिसके अंदर हम अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके अपने वर्कर्स को मोटिवेट करके अपने कामों को हम पूरा करवा सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट efficiency and prosperity. It implies taking action for the development of competence of all person of an organization after their scientific selection and assigning work suited to their temperament and abilities. Okay? अगर हम किसी वर्कर को हायर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए हुआ है, उसका एबिलिटी क्या है, उसका स्किल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्यूटी और जॉब देना चाहिए। दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ यूटिलाइजिंग द स्किल ऑफ द वर्कर्स फुल्ली। अगर हमने सिलेक्शन के टाइम में वर्कर्स के स्किल पर ध्यान नहीं दिया, वर्कर के टेम्परामेंट पर ध्यान नहीं दिया, वर्कर के एबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि आफ्टर सिलेक्शन हमें ये रियलाइज़ हो कि मैंने गलत व्यक्ति का सिलेक्शन कर लिया। तो पहले ही आपको इंश्योर करना होगा कि आपका सिलेक्शन सही व्यक्ति का फॉर द राइट पोस्ट के लिए हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको चेंज करना चाहिए। देन आपको उस व्यक्ति को सेलेक्ट करना चाहिए जिसको आप यूटिलाइज कर पाओ, जिसके स्किल को आप यूटिलाइज कर पाओ। ओके, एक व्यक्ति का सिलेक्शन कब होता है? जब उसके अंदर नॉलेज हो, एबिलिटी हो, स्किल हो, तभी उसका हम किसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन करते हैं। तो उसी नॉलेज, स्किल और एबिलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तभी हम यूटिलाइजिंग द स्किल ऑफ द वर्कर फुल्ली कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम उसके स्किल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसके स्किल को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करेंगे तो हमने जितना इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं? फर्स्ट वन वी हैव इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, इट इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेट। हम लोग फंक्शनल फोरमैनशिप में प्लानिंग को अलग रखते हैं और एग्जीक्यूशन को अलग रखते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, कंबाइन नहीं करते हैं। सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सुपरविजन जो है उसको हम डिवाइड करते हैं सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन में, एंड ईच फंक्शन इज टू बी इंटरेस्टेड टू अ फोरमैन। और सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं टू अ फोरमैन। देयर आर 8 फोरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, जितने भी फोरमैन है अगर हम उनको कंबाइन करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। ओके, अब हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे, 4 को हम लोग रखेंगे प्लानिंग के अंदर और 4 को हम लोग रखेंगे प्रोडक्शन के अंदर। ओके, अगर हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग के अंदर फर्स्ट में आएगा रूट क्लर्क, सेकंड वी हैव इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क,
थर्ड वी हैव इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ वी हैव इज शॉप, देन वी हैव इज गैंग बॉस, स्पीड, रिपेयर एंड इंस्पेक्टर। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, सारे को मिला देंगे अगर हम कंबाइन करेंगे तो वी हैव 8 फंक्शन और 8 वर्कमैन। अगर हम बात करते हैं कि रूट क्लर्क क्या है, तो रूट क्लर्क टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन। रूट क्लर्क आपको बताएगा कि आपको किस रूट में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पे आपको प्रोडक्शन कर। अगर आप प्लानिंग में हो तो प्लानिंग में आप क्या करोगे, प्लानिंग में आप वही क्या करोगे कि आप अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे, है ना। प्लानिंग में हमें ये जानना होगा कि हमें प्रोडक्शन किस हिसाब से करना होगा, किस रास्ते में जाना पड़ेगा, किस तरीके से हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। देन वी हैव इज इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्कर। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है कि आप कैसे अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे पाओगे, आपको कैसे अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। ओके, देन वी हैव इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कितने टाइम के अंदर आप अपने काम को पूरा करोगे, कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा उस काम को पूरा करने के लिए, एंड द कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा। ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव इज कॉस्ट डिसिप्लिनरी, टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अमंग्स द वर्कर। यहाँ पर हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। डिसिप्लिन हम कैसे मेंटेन करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को हम कैसे मेंटेन कर पाते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करना ये काम है शॉप डिसिप्लिनियन का, ठीक है। उसको देखना है कि वर्कर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द टाइम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो टाइम के अनुसार आ रहे या नहीं आ रहे, जितना उनको टारगेट दिया गया क्या वो उस टारगेट के हिसाब से काम को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज गैंग बॉस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन। इसका काम है मशीन और टूल्स को रेडी करना। ओके, टूल्स मशीन्स को रेडी रखना। ये इंश्योर करेगा कि जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें प्रोडक्शन करने में है, जिन चीज़ों का आवश्यकता हमें पड़ सकता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें राइट प्लेस पर राइट टाइम पर अवेलेबल है या नहीं है, ये इंश्योर करना गैंग बॉस का काम होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज स्पीड बॉस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। ये इंश्योर करता है कि हमारा जो काम है वो टाइम पर पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो टाइम को इंश्योर करता है और वो देखता है कि सारी चीज़ें एक्यूरेट टाइम में जा रही हैं या नहीं जा रही। ये नेक्स्ट वी हैव इज रिपेयर, टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ टूल्स एंड मशीन। ये इंश्योर करता है कि जितने भी टूल्स हैं, जितने भी मशीन्स हैं, क्या वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उन्हें मेंटेनेंस की आवश्यकता है, क्या वहाँ पर रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव इज इंस्पेक्टर, टू चेक क्वालिटी ऑफ वर्क। क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करना ये काम है इंस्पेक्टर का, क्वालिटी ऑफ वर्क। ये इंश्योर करना कि जितने काम हो रहे हैं क्या वो सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर। हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद तो हमें क्या मिलेगा, हम स्पेशलिस्ट लोग को उस काम में लगाएंगे जो उस काम को पूरा करने में अपनी इफ़िशियंसी के साथ उस काम को पूरा करेंगे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। सारी चीज़ें एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ चलेंगी। वहाँ पर हम देख सकेंगे कि हमारा जो काम है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके हम पूरा कर पाएंगे, और ये हम इंश्योर करेंगे कि मैंने जितना प्लानिंग में और जितना प्रोडक्शन में जिन लोगों को अपॉइंट किया है वो अपने कामों को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहाँ भी हम
इफ़िशियंसी देख पाएंगे और उनको उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बना पाएंगे। अगर हमने उस काम को करने के लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा ऑथोरिटी भी देना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हमें हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना होगा, एक स्टैंडर्ड बनाना होगा, ताकि हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को एक अच्छे तरीके से पूरा कर पाए, एक अच्छे वे में हम उसे लेकर के आगे चल पाए। किसी भी बिजनेस का एक अच्छा रेपुटेशन मार्केट में होता है, एक अच्छा गुडविल बनता है बिकॉज ऑफ सम स्टैंडर्ड। या तो उसके प्रोडक्ट में अच्छा क्वालिटी होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, तो कंज्यूमर उसे परचेस करेगा। ओके, तो जब तक एक स्टैंडर्ड नहीं होगा किसी भी एक्टिविटी में, तब तक हम ये श्योरिटी नहीं दे पाएंगे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टाइम तक चला पाएंगे और उसको एक्सपैंड कर पाएंगे। तो इस स्टैंडर्ड इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। Whereas simplification refers to eliminating superfluous or unnecessary varieties, size and grades of product manufactured by organization। हमें unnecessary activities को नहीं करना है, या हमें उन सारी activities को अपने business से निकाल देना चाहिए जो हमारे business के लिए उतना important नहीं है, जो unnecessary है। ओके, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके साइज, उसकी ग्रेड, उसकी वैरायटी जो अननेसेसरी हम यूज़ करते हैं, या वो काम हम अपने बिजनेस में करते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है बट स्टिल वी आर डूइंग, सो उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर देना चाहिए। द नेक्स्ट वी हैव इज मैथड स्टडी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे। ओके, मैथड स्टडी से हमें ये पता लगता है कि हम वन बेस्ट वे, कौन सा एक तरीका या वे हम कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपनी मैक्सिमाइज एफिशिएंसी कर सकते हैं। डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द केस ऑफ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल। अगर हम मशीनरी यूज़ करते हैं तो हमें कौन से तरीके से उस मशीनरी में प्रोडक्शन करना चाहिए कि उस मशीनरी से हम मैक्सिमम तरीके से प्रोडक्शन कर पाए, अच्छा क्वालिटी में कर पाए। मैन पावर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से हम मैन पावर को यूज़ कर सकते हैं, मैन पावर में जितने भी स्किल्स हैं उनके पास जितनी एबिलिटी है, हम उसको कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं इफिशियंसी को। देन वी हैव इज मोशन स्टडी, रेफर्स टू द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन मूवमेंट। ओके, ये प्रोडक्शन मूवमेंट्स को रेफर करता है। इट इज द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुल resulting from using unnecessary, ill-directed and inefficient motion by the workers। वर्कर्स के द्वारा unnecessary एक्टिविटी किया जा रहा है, वो काम किया जा रहा है जो हमारे बिजनेस या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उस काम को हमें नहीं करवाना चाहिए। ओके, एंड मशीन टू आइडेंटिफाई बेस्ट मेथड ऑफ वर्क, हमें उस चीज़ को नहीं करवाना चाहिए और बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम बेस्ट तरीका से अपने काम को करें या बेस्ट वे में अपने प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सप्लाई करें, तो हमें बेस्ट वे फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब तक हम बेस्ट वे फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो बेस्ट वे आपको बताएगा कि आप अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को कैसे एलिमिनेट करोगे। नेक्स्ट वी हैव इज टाइम स्टडी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। टाइम स्टडी ये आपको बताता है
To take a well-defined job, the objective of time study to determine the number of worker to be employed. कितने वर्कर्स की आवश्यकता होगी इस काम को पूरा करने के लिए, ये टाइम स्टडी के थ्रू हम जान पाएंगे। कितना समय लगेगा इस काम को पूरा करने के लिए, या कितने वर्कर्स हमें चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। उसी तरीके से हम एक चीज़ को का कॉस्ट डिटरमाइन कर पाएंगे, कितना खर्च मेरा उसमें लगेगा, और कौन से फ्रेम हम बनाएंगे कि उसके लिए सूटेबल हो। नेक्स्ट वी हैव इज फैटिग्यू स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। ओके, इन कंप्लीटिंग अ टास्क, हमें टास्क को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा और समय के अंदर हम कितने अपने वर्कर्स को इंटरवल दे सकते हैं, कितना हम रेस्ट पीरियड उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, रेस्ट इंटरवल, द रेस्ट इंटरवल विल एनेबल वर्कर्स टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टेमिना, देयर बाय अवॉइडिंग एक्सीडेंट, रिजेक्शन एंड इंडस्ट्रियल सीकनेस। अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग टाइम शेड्यूल बनाते हैं, और टाइम शेड्यूल में हम ये देखते हैं कि वर्कर्स को कितना देर काम करना है और कितना देर उन्हें रेस्ट करना है। हम लोग अगर अपने वर्कर्स से केवल काम ही लेते रहेंगे और उन्हें हम रेस्ट इंटरवल नहीं देंगे, तो वो उनका जो एनर्जी जो है वो तो लॉस्ट होगा ही, स्टेमिना भी ख़त्म हो जाएगा और चांसेस होगा एक्सीडेंट होने का। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली काम करवाना चाहते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम अपने वर्कर्स को कितना रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड कर रहे हैं। रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करने से वर्कर्स का एनर्जी उनको रीगेन होगा, वो लोग रेस्ट करेंगे, रेस्ट करेंगे, वो लोग थोड़ा खाएंगे पिएंगे तो उनका एनर्जी रीगेन होगा। रीगेन होने के साथ वो जब रेस्ट इंटरवल के बाद फिर से काम स्टार्ट करेंगे तो उसी एनर्जी के साथ काम स्टार्ट करेंगे और हमारा प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा। यहाँ पर अगर हम रेस्ट इंटरवल को नहीं देते हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस है ना, सीकनेस, वर्कर्स जो हैं वो बीमार पड़ जाएंगे या कोई और एक्सीडेंट हो जाएगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन के काम में हैम्पर हो जाएगा। तो रेस्ट इंटरवल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल या बिजनेस के लिए। अगर हम अपने वर्कर्स को रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करेंगे तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएंगे और हमारे वर्कर्स भी एक अच्छे हेल्थ के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। दिस सिस्टम लिंक्स वेज एंड प्रोडक्टिविटी, वेजेस एंड productivity. The standard output per day is established and two piece rates are used higher for those who achieve up to more, and standard output, that is efficient worker, and lower for inefficient worker will be rewarded and inefficient will be motivated to improve their performance. अगर हम लोग डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें ये पता चलेगा जो इफिशिएंट वर्कर हैं, जो काबिल वर्कर्स हैं, जो अपने काम को अच्छे से पूरा कर रहे हैं और कम समय में जो उनको टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। और जो वर्कर इनएफिशिएंट तरीके से अपने काम कर रहे हैं, अगर हम इफिशिएंट वर्कर को रिवॉर्ड देंगे तो इनएफिशिएंट वर्कर भी मोटिवेट होंगे, नेक्स्ट टाइम वो भी उस काम को उसी तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से इफिशिएंट वर्कर ने अपने काम को पूरा किया। उसने देखा कि इसने अच्छे से काम किया, इसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिवॉर्ड मिला, अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। ओके देन, थैंक यू।